ठीक है, अभी आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो कंट्रोलर्स के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, कल हमने जिन कंट्रोलर्स पे काम किया है वो कौन कौन से कंट्रोलर्स थे। एक तो हमारा था, मान लो, यूज़र कंट्रोलर, जिसमें हमने रजिस्टर हैंडलर बनाया था और हमने लॉगिन हैंडलर बनाया था, और दोनों ही हैंडलर्स को हमने प्रॉपरली टेस्ट भी किया बाय यूजिंग थंडर क्लाइंट। तो थंडर क्लाइंट से हम एपीआईज़ की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम राउट्स की टेस्टिंग करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, रजिस्टर हैंडलर के टाइम पे आपने एक बाज़ाब्ता से एक मतलब एक यूज़र को क्रिएट किया, एंड सेम टाइम में आपने उस यूज़र को क्रिएट ही नहीं किया बल्कि आपने बी क्रिप्ट का यूज़ करके उसको, हम कह सकते हैं कि उसकी पासवर्ड को आपने हैश भी कन्वर्ट कर दिया। और अब हम लॉगिन हैंडलर के टाइम पे उसी बी क्रिप्ट के हैश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेयरिंग के लिए, और उसके बाद हमने JWT टोकन भी जो है ना वो सेंड कर दिया, किस में, जेसन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टोकन भी सेंड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जब एक प्रॉपर लॉगिन होगा तो उस वक्त ये टोकन भी चला जाएगा उसके साथ में। ठीक है, अब हम देखते हैं मतलब फर्दर इसमें कौन से कंट्रोलर्स हो सकते हैं, और वो हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप चेक करें यहाँ पर कि अब हमें और क्या क्या मतलब चीज़ें इसमें यूज़ करने के लिए है, मतलब हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें। लाइक अभी हमने सिर्फ इसमें 2 राउट बनाए हैं। ठीक है, 2 राउट्स बनाए, और वो दोनों ही राउट्स किसके हैं, वो दोनों ही राउट्स हमारे, हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही राउट्स किसके हैं, यूज़र के। ठीक है, तो यूज़र के राउट्स हैं। इसी तरह से अब हम इसमें मान लो अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लाइक अगर वो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि हमने भी इसका नाम जो है ना वो अभी कुछ रखा नहीं, हम जस्ट अभी बना रहे हैं, हम बस ऐसे ही एक्सप्रेस सर्वर बना रहे हैं जिसमें हम रजिस्टर करवा रहे हैं और लॉगिन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर और क्या क्या राउट्स हो सकते हैं, मतलब हमें क्या क्या करना है। लाइक ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, मान लीजिए अगर यूज़र जो है उसको पासवर्ड भूल गया, तो यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, तो यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड, तो मैं ऐसे एक राउट बनाता हूँ, यूज़र स्लैश फॉरगॉट पास। तो मैंने इतना बनाया राउट। अब ऑब्वियसली अगर कोई इस राउट पे जाएगा तो वहाँ पर भी एक हैंडलर होना चाहिए। ठीक है, नम्रता आप इधर आ जाओ इस वाली साइड में। ठीक है, वहाँ से नहीं दिखता है। ठीक है, आप इसी साइड से बैठा करो सभी लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि फॉरगॉट पास जो है ना, हम इस फॉरगॉट पास के लिए भी हमें एक हैंडलर चाहिए। तो ठीक है ना, हम वो हैंडलर भी यूज़र कंट्रोलर में ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन हैंडलर्स को फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, एंड हम यहाँ पर एक हैंडलर बनाएंगे जिसका नाम होगा, मान लो, कांस्टेंट। ठीक है, हम यही फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट पास हैंडलर। ठीक है, फॉरगॉट पास हैंडलर, तो फॉरगॉट पास हैंडलर ये हमने बना लिया। अब ये क्या है, ये भी एक एसिंक ऑपरेशन होगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस। ठीक है, और आप यहाँ पर प्रॉपर हैंडलिंग के लिए, प्रॉपर एरर हैंडलिंग के लिए एक ट्राई कैच ब्लॉक भी बनाओगे, और साथ ही में आप कंसोल डॉट एरर कर दोगे, कंसोल डॉट एरर एरर। और इस केस में आपको पता ही है इस केस में रेस्पॉन्स क्या होगी, है ना। इस केस में एक तो हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ही करेंगे, और दूसरा इसमें जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा रेस्ट डॉट स्टेटस। इस वक्त स्टेटस कितना होगा, स्टेटस होगा 500, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था इट्स इंटरनल सर्वर एरर। और डॉट लगा के आप जेसन ऐसे कर सकते हो, जेसन सेंड कर सकते हो, और जेसन में आप मैसेज क्या सेंड करोगे, आप जेसन में मैसेज करो सेंड सर्वर एरर। ठीक है, सर्वर एरर। ठीक है, और हाँ, ये मैसेज जो है एक स्ट्रिंग होगा तो आप इसको कोड्स में लिखोगे, तो सर्वर एरर। तो ठीक है, इतना हो गया। तो इतना तो स्टैंडर्ड है हर किसी के लिए, है ना, इतना तो हर किसी हैंडलर के लिए होना ही होना चाहिए। एंड एक, हाँ हाँ, कौन सी मैसेज, तो वैसे भी वो खुद से भी मतलब की वैल्यू पेयर जो है ना, वो वैसे भी जो की होता है ना वो स्ट्रिंग ही माना जाता है, तो अगर उसको नहीं भी लिखोगे तो वो स्टिल स्ट्रिंग ही है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक करें, मैंने यूज़र कंट्रोलर्स में से इस फॉरगॉट पास हैंडलर को भी क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर हम कॉमा लगा के इस हैंडलर को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉरगॉट, देखिए जैसे ही मैंने लिखा फॉरगॉट पास हैंडलर, तो ये खुद से आ गया, और ऊपर आप देखेंगे ये ऊपर कहीं ना कहीं पर इंपोर्ट भी हो चुका होगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं।
हाँ आ गया। तो देखो ये आ गया कहाँ पर, फॉरगॉट पास हैंडलर कहाँ से आया, कंट्रोलर्स, यूज़र कंट्रोलर्स। इट मीन्स ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही से हो गया। चेक करने के लिए मैं यहाँ पर F12 प्रेस करूँगा, तो अगर ये मुझे वहाँ पर ले जाता है, इसका मतलब इसके बीच में जो लिंक है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब बताइए आप, अगर एक इंसान को फॉरगॉट पासवर्ड हो जाए, ठीक है, मतलब अगर किसी को मतलब पासवर्ड भूल गया, इसका मतलब वो लॉगिन नहीं कर पा रहा होगा, तो उस केस में तो वो टोकन भी जनरेट मत होगा। तो ये क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा। हमने इसको एक फॉर्म देना है जहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि तुम अपना ईमेल दे दो हमें, सो दैट हम आपको उस मेल पर क्या सेंड कर सके, हम उसको हमें आपको लिंक भेज सके जहाँ पर आप पासवर्ड को चेंज कर सको, ठीक है ना। तो हम इससे क्या मांगेंगे, हम सिर्फ इससे मांगेंगे इसकी ईमेल। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके आपने इससे ईमेल मांग लिया। अब आप पहले क्या चेक करोगे कि पहले ये कोई यूज़र है भी कि नहीं, तो आप लिखोगे कांस्टेंट, आप यूज़र को फाइंड करोगे, तो यूज़र इज इक्वल टू क्या, अवेट, ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है। तो आप इसकी ईमेल से ढूंढोगे, बिकॉज ईमेल हमने क्या रखी है, यूनिक। तो ठीक है, देखो ये लाइन हम बहुत टाइम से दोहरा रहे हैं। तो मान लो अगर ये यूज़र होगा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हें पहले ढूंढते हैं अपने डेटाबेस में। तो अगर ये यूज़र है, लेकिन पहले आप लॉजिक है का नहीं लिखोगे, पहले आप नहीं है का लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं का पहले लिखना चाहिए, उससे आपका कोड ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, निपटा देते हैं हम यहीं पे इसको, यहीं पर हम इसको एक रेस्पॉन्स भेज देते हैं, बोलते हैं कि आप यूज़र ही नहीं हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या भेजेंगे, हम यहाँ पर इसको भेजेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 400, क्योंकि इट्स अ बैड रिक्वेस्ट, और मैसेज में हम इसको बोलेंगे भाई यूज़र ही नहीं है, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड। आप चाहो तो इस केस में आप 404 भी भेज सकते हो, ठीक है। तो यूज़र नॉट फाउंड, तो चलो यूज़र नहीं मिला, देखो ये यहीं पर ख़त्म हो गया, रिटर्न कर देंगे, सो दैट कि आगे कोड एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि जब यूज़र ही नहीं है तो आगे कोड को एग्जीक्यूट करने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। तो मैंने यहीं पे रिटर्न लगा दिया, तो इससे कोड एग्जीक्यूशन फर्दर नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर ये यूज़र हुआ, अगर यूज़र ट्रू है, ठीक है, अगर यूज़र ट्रू है, यानी कि अगर ये यूज़र मिला, तो उस केस में आप क्या करोगे, अब इसके पास बेचारे के पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड तो हमारे पास भी नहीं है, मत पासवर्ड हमारे पास भी नहीं, लेकिन हम इसको एक लिंक भेजेंगे, ठीक है, हम एक लिंक क्रिएट करेंगे, हम एक लिंक बनाएंगे, कांस्टेंट लिंक, ठीक है, जिस पे हम कह सकते हैं कि पासवर्ड रीसेट लिंक, क्या लिख सकते हैं हम, पासवर्ड रीसेट लिंक, ऐसे एक लिंक होगा पासवर्ड रीसेट लिंक, जो कि अभी मान लो एक स्ट्रिंग है, वो हम उसको वो पासवर्ड रीसेंट लिंक भेज देंगे, और वो लिंक भेजने के बाद जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो एक दूसरे फॉर्म पर पहुंचेगा जहां पर वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अब तो ये बनाना है ना, तो एक तो पासवर्ड रीसेट लिंक है, वो देखनी कि वो क्या होगी, वो एक हैंडलर ही होगा। और दूसरी चीज़, उस में फर्दर जब ये काम मतलब पासवर्ड रीसेट लिंक भेज दिया, लेकिन भेजोगे कैसे आप इसको, आपने इसके लिए मेल इसको सेंड करना पड़ेगा, आपने इसको मेल सेंड करना। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसका नाम है नोड मेलर। कल मैंने 2 लाइब्रेरीज़ आपको बताई थी, एक तो मैंने bcrypt के बारे में बताया था, और मैंने आपको JWT के बारे में बोला था, जेसन वेब टोकन के बारे में। आज मैं एक और यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है नोड मेलर। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर गूगल के पास जाऊँ, ठीक है, और गूगल में लिखूँ नोड मेलर, ठीक है, नोड मेलर, तो आप जैसे ही लिखोगे नोड मेलर, तो नोड मेलर npm, तो आप देखोगे हाँ नोड मेलर नाम की एक जो लाइब्रेरी है वो है। और नोड मेलर क्या करता है, ये असल में ईजी कर देता है आपके लिए किसी को भी क्या करना, मेल करना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है npm i नोड मेलर। तो ठीक है, पहले हमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसी कोड को लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड npm i नोड मेलर। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये पैकेज जेसन में आ गया। तो देखो नोड मेलर 6.9.16। तो ठीक है, देखो जब मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आप किसी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हो या किसी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हो जिसमें हम और लाइब्रेरीज़ फर्दर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपका किन के साथ होता है, लाइब्रेरीज़ के साथ ही, ठीक है। इसीलिए तो हमने ये package.json फाइल बनाई थी, सो दैट कि हम इसमें सारी लाइब्रेरीज़ जो है ना वो नोड से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। रॉ जावास्क्रिप्ट से अगर आप ये चीज़ें करोगे तो इट मीन्स आपको पहले खुद से एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, फिर आपने उसके मेथड्स लिखने हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसका नोड मेलर का यूज़ करेंगे। अब मसला है कि नोड मेलर को यूज़ कैसे करना है,
ठीक है। इसके लिए बाज़ाब्ता जो है इन्होंने वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन लिखी है। देखो ज़्यादा अच्छा होता है किसी वीडियो से पढ़ना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उनकी उस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन ही देख लो। जैसे कि एक्सप्रेस अगर आपको सीखना है तो आप एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। क्योंकि यूट्यूब पे है ना बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है, बहुत सारे वीडियोस हैं। अब अगर आप ढूंढोगे तो आपको कहाँ पता आप कि वो वीडियो अच्छी होगी कि नहीं, उसमें कंटेंट कैसा होगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से वही एक चीज़ सर्च करना जिसके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ना चाहते हो। तो नोड मेलर क्या बोलता है कि कहता है कि आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। क्या करनी है? उन कॉन्फ़िगरेशंस में आपको होस्ट, आपने पोर्ट चाहिए, और आपको बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट्स के बारे में जो TLS SSL सर्टिफिकेट्स होती है ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी सो दैट कि आप इसको किसी SMTP सर्वर से मेल कर सको। अब SMTP सर्वर क्या होता है? देखो मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि सर्वर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि एक सर्वर हो गया HTTP सर्वर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक सर्वर मैंने आपको कहा था कि दैट्स कॉल्ड एज वेब सॉकेट। शायद उस वक्त आप नहीं आए थे, लेकिन वेब सॉकेट में हम चैट ऐप्स बनाते हैं जिसमें दोनों साइड से हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों ही सर्वर्स जो होते हैं ना, वो दोनों ही सर्वर्स केपेबल होते हैं रेस्पॉन्स भेजने की और रिक्वेस्ट भेजने की। यानी कि वो एक तरह से आप ऐसा समझ लो, दो सर्वर है आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम वेब सॉकेट कहते हैं क्योंकि दोनों ही सर्वर जो है ना, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये रेस्पॉन्स देगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये रेस्पॉन्स देगा। तो वो जो दो सर्वर होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वेब सॉकेट्स, यानी कि वो उसको हम बोलते हैं चैट सर्वर। और एक और सर्वर होता है FTP जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। मान लो अगर मेरे पास घर पर होम कंप्यूटर है और उसमें बहुत सारी मूवीज़ है और मैं चाहता हूँ कि वो मूवीज़ मैं वहाँ से डाउनलोड करके इधर लेके आऊँ, तो मैं वहाँ पर एक FTP सर्वर सेट करूँगा। ठीक है, जब मैं उस FTP सर्वर का IP एड्रेस डाल दूंगा तो मैं वो जो घर के कंप्यूटर पे मुझे जितनी भी मूवीज़ होगी ना, उनको डाउनलोड करके कहाँ पे ला सकता हूँ, इधर पे। तो दैट्स कॉल्ड एज अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP है, FTP है, इसी तरह से वेब सॉकेट है, इसी तरह से एक और है SMTP। ठीक है, तो ये जो मेलिंग सर्विस होता है ना, मेलिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, सिंपल मेलिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। तो ये किसके काम लगता है? ये मेल करने के लगता है। मतलब आप इससे मैसेज भेज सकते हो, मतलब आप एक सर्वर से मैसेज भेज सकते हो बाकी जितने भी उस सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होंगे। देखो एक बेसिक सा SMTP सर्वर कौन है? बेसिक सा SMTP सर्वर Gmail है। ठीक है, Gmail क्या है? Gmail जो SMTP सर्वर, उसमें हम क्या करते हैं कि हम सारे SMTP उस Gmail के साथ कनेक्टेड है। हम सबके पास Gmail का एक एक मेल होगा, मेल आईडी है हमारे पास, और हम उन मेल आईडीज़ की मदद से क्या सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, हम उससे हम कह सकते हैं मेल सेंड कर सकते हैं। तो मैं जब मेल सेंड करता हूँ तो वो जाता है असल में Gmail के सर्वर पे, SMTP सर्वर पे, फिर वो SMTP सर्वर उस मेल को फॉरवर्ड कर देता है उस पर्टिकुलर आईडी की तरफ। तो ये ऐसे काम करता है। मैं डायरेक्टली मेल सेंड नहीं कर सकता किसको, उस बंदे को। मैं जब मेल करता हूँ तो ये कहाँ पर चला जाता है? Gmail के पास, और Gmail इसको भेजता है उस बंदे के पास। तो ठीक है, तो जो भी हम अब हमारे पास जो ये Node.js ऐप है, ये जो हम बना रहे हैं सर्वर, अगर हम यहाँ से मेल करेंगे तो वो मेल भी कहाँ जाएगा? वो मेल भी पहले SMTP सर्वर के पास जाएगा और SMTP सर्वर फिर उस पर्टिकुलर बंदे को मेल कर देगी। अब उस मेल का कंटेंट क्या होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। मुझे उसमें सेंड करनी है क्या? लिंक। मुझे उसमें क्या सेंड करनी है? मुझे उसमें लिंक सेंड करनी है, जिस लिंक के ऊपर फिर वो बंदा क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट करेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा काम जो है वो ये नहीं है कि पासवर्ड रीसेट करना, मेरा काम है फ़िलहाल वो लिंक एक पर्टिकुलर ईमेल तक सेंड करवाना। ठीक है, सो दैट मैं क्या कर सकूं, मतलब मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये कोई बंदा है भी। क्योंकि अगर देखो, अगर वो मेल वापस आया, अगर वो मेल हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसने मेल आईडी भी सही दी नहीं थी, है ना। तो मान लो जब हम टेस्टिंग के लिए ऐसे ही मेल्स डालते हैं, वो कैसे वेरीफाई हो जाएंगे कि क्या वो पर्टिकुलरली वो है भी, वो सही मेल्स है भी कि नहीं? वो कैसे पता चलेगा? जब आप उनके ऊपर एक बार मेल करोगे। ठीक है, जब आप मेल करते हो, वहाँ से अगर वो रिबाउंड हुआ, अगर वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से मेल वापस आया कि देखो भाई ये मेल आईडी है ही नहीं, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ये मेल सही नहीं था। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नोड मेलर के साथ क्या करना है। देखो मैंने पहले ही कहा कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको कैसे दूँ? देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। मैंने एक ये जो है ना एक मेल आईडी खरीदी हुई है। वो मेल आईडी मैंने असल में एक हमारा एक था एक प्रोग्राम। ठीक है, तो हम उसके लिए ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक GoDaddy से एक मेल आईडी खरीदा था। क्योंकि GoDaddy जो है ना, वो भी एक SMTP सर्वर जो है ना, वो भी आपको SMTP सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो GoDaddy जो है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि उससे आप बहुत सारे मेल्स दिन में सेंड कर सकते हो। लाइक देखो, अगर आप अपना Gmail यूज़ करोगे
तो उसमें एक लिमिट होती है, एक हार्ड लिमिट होती है कि दैट आप 100 से या 200 से ज़्यादा मेल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप GoDaddy से एक बिज़नेस मेल खरीदते हो, ठीक है, जब आप GoDaddy से क्या खरीदते हो, एक बिज़नेस मेल, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप कहाँ पर, आप GoDaddy से ही खरीदो, क्योंकि उसकी सर्विसेज ज़्यादा महंगी नहीं है, इट्स ओनली 74 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन एक मेलिंग सर्विस को यानी कि अगर आपको एक सच में एक ऐप बनाना है, कल को अगर आपको उसके लिए एक मेलिंग सर्विस चाहिए, तो आप मत अपने मेल से उसको सर्विस भेजोगे। यानी कि मान लो अगर मुझे इसके मेल से लिंक आएगा कि पासवर्ड रीसेट करो इसके मेल से, तो मुझे लगेगा ना कि शायद हैकर है कोई, अपने मेल से मुझे क्या भेज रहा है, लिंक भेज रहा है। तो वो लिंक जो है ना वो किससे होनी चाहिए, वो एक बिज़नेस अकाउंट से होनी चाहिए। तो एक बिज़नेस अकाउंट से जब मेल जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है ना, इसके लिए आप चेक करो, हमारे पास पहले से ही मैंने कुछ सेटिंग्स की है, मैं आपको बताता हूँ कि उन सेटिंग्स में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए आप नोड मेलर, मैंने इससे पहले भी नोड मेलर की सेटिंग्स की है। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को, ये जो नोड मेलर की जो फाइल है ना, मैं इस फाइल को ही कॉपी कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं रीयूजेबल कोड। क्या बोलते हैं? रीयूजेबल कोड। जब आपके पास फॉर एग्जांपल जब आपने बहुत टाइम से मतलब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें बनाकर होती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने ही प्रोजेक्ट में। तो अपने प्रोजेक्ट में मैंने एक यूटिल्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और वहाँ पर मैंने एक फ़ाइल कॉपी की जो मैंने किसी दूसरी जगह से लाई थी, लेकिन वो तो कॉपी नहीं हुई। कोई बात नहीं, फिर से लाते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, इधर इधर, ठीक है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर nodemailer.js जो है ना एक फ़ाइल कॉपी कर दी। तो ये कुछ सेटिंग्स है पहले से, आप चेक कर सकते हो। देखो हमारे कोड में भी अब क्या आ गया यहाँ पर, यूटिल्स और उसमें नोड मेलर। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। ये देखो, ये जो ये सेटिंग्स है ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है खुद से। पता है क्यों? क्योंकि ये सेटिंग्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये GoDaddy प्रोवाइड करेगा। जब आप वहाँ से खरीदोगे उनका एक पैक, जब आप खरीदोगे 74 रुपीज़ पर मंथ वाला, तो ये आपको वहाँ से दे देंगे। तो क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ से, देखिए आप। सबसे पहले देखो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ यहीं पे। सबसे पहले तो आपने रिक्वायर करना है नोड मेलर को। नोड मेलर इंस्टॉल्ड है ना, नोड मेलर इंस्टॉल्ड है। अब देखो आप इस तरह से एक बनाओगे, मान लो आपने बनाना है, मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ सो दैट आप इसको फिर से लिख सकें। देखो क्या है, आप ऐसे एक ट्रांसपोर्टर करके आप एक बनाओ, लेट, ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर करके आप एक वेरिएबल बनाओ, एक लोकल वेरिएबल होगा ट्रांसपोर्टर, लेट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू। अब इसमें क्या है, ऊपर नोड मेलर है ना, नोड मेलर की इंस्टेंस ऊपर है। जैसे आप नोड मेलर को ऐसे लाओगे तो नोड मेलर डॉट जब आप लिखो तो उसमें होता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट करके एक मेथड, आप चेक करो, है ना, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। उसमें 3 ही मेथड है, नोड मेलर के अंदर 3 ही मेथड है, गेट टेस्ट मैसेज यूआरएल, क्रिएट टेस्ट अकाउंट और क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट ट्रांसपोर्ट को कॉल करना है। क्रिएट ट्रांसपोर्ट एक ही पैरामीटर लेता है, क्रिएट ट्रांसपोर्ट एक ही पैरामीटर लेता है, और वो जो पैरामीटर उसके अंदर होता है ना, वो एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक जेसन ऑब्जेक्ट। इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आपने सेटिंग्स लिखनी है। अब वो सेटिंग्स आप कहाँ से लाओगे, वो सेटिंग्स आपको GoDaddy से आएंगी। जैसे कि होस्ट कौन है आपका, आप लिखेंगे ऐसे होस्ट हमारा, अगर आप गूगल से भी सर्च करोगे, ये जो GoDaddy का सर्वर होता है ना, वो होता है ये smtpout.secureserver.net। हाँ, हर किसी GoDaddy ईमेल का सर्वर यही है। तो GoDaddy नहीं, उसका अलग होगा, हाँ उसका अलग होगा। अगर आप Gmail का यूज़ करोगे तो उसमें आपको सीधे लिखना है कि वो Gmail, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा Gmail का भी, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल मैंने पहली चीज़ क्या लिखी, इनका GoDaddy का सर्वर, ठीक है। तो GoDaddy का SMTP सर्वर जो है ना, वो क्या है, smtpout.secureserver.net, ये उनका सर्वर है। कौन सा सर्वर? SMTP सर्वर, जहाँ से वो मेल करते हैं, ठीक है। होस्ट हो गया। इसके बाद आपको पोर्ट नंबर मेंशन करना है, और इनका पोर्ट जो है ना, पोर्ट क्या है, देखो इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा पहले। मैंने ये कहाँ से ये चीज़ें लाई हैं, गूगल करके, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लो कि GoDaddy कौन से पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि SMTP सर्वर के कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करता है वो मेल सेंड करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल है कहाँ पर, उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन पे भी, और वो जो जब मतलब आप GoDaddy पे जाओगे तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन निकल के आएंगे तो ये वहीं से है। तो होस्ट और पोर्ट हो गई 2 चीज़ें। दूसरा है, अगर आप यूज़ कर रहे हो SSL,
अगर आप SSL यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप HTTPS पर हो, यानी कि अगर आप HTTP सर्वर पे नहीं हो, HTTPS पर हो, तो आपको सिक्योर ट्रू करना है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? SSL के लिए, ठीक है। अगर SSL नहीं है आपका, तो आप जो है ना, आप सिक्योर को फॉल्स ही रख सकते हो, ठीक है, ओके। तो लेकिन देखो मैं कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं SSL का पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप सिक्योर को ट्रू रखोगे तो ये काम कर जाएगा। सिर्फ आपको ये आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि दैट दिस वेबसाइट इज़ एट रिस्क, वो रेड कलर का मार्क आता है ना किसी किसी वेबसाइट को, बस। तो उसके लिए मुझे एक SSL सर्टिफिकेट फिर बाद में ख़रीदनी है, वो बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ मुझे इसमें लिखनी पड़ेगी, दैट्स ऑथराइजेशन। क्या लिखनी पड़ेगी? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मुझे दो चीज़ें पास करनी है। क्या क्या? एक तो यूज़र यानी कि मेरी मेल, जो यानी कि जिससे मैं मेल करूँगा, और उसका पासवर्ड जिससे मैं यहाँ से मेल सेंड करूँगा, क्योंकि मेल सेंड करने के लिए कोई तो मेल होना चाहिए कि जहाँ से जाएगा मेल। तो ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो, यूज़र और पासवर्ड। तो इस तरह से हम लिखेंगे, देखो भाई, यूज़र है services@stylehouse.world, ये मेरी मेल आईडी है जो मैंने खरीदी हुई थी, जो मैंने बोला 74 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो services@stylehouse.world। अब मुझे एक बात बताओ, इस मेल में आप देख रहे हो, ये वैसे नहीं है irfan@gmail.com। तो ये लग रहा है कि दैट कोई कंपनी है stylehouse.world, और ये उसी की सर्विसेज से मुझे, जैसे हमें कभी मेल आता है ना, तो आप देखते हैं ना कि वो मेल आईडीज़ कैसी होती हैं। वो मेल आईडीज़ उनके लास्ट में @gmail.com नहीं होता, उनके लास्ट में बिजनेस नेम होता है, @business name। तो वो ज़्यादा हमें मतलब अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हाँ, किसी सिक्योर वेबसाइट से ही मेल आया है। और इसी मेल के लिए मुझे पासवर्ड भी चाहिए, तो ये वाला पासवर्ड, नहीं, ये पासवर्ड है मेरे मेल का। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, चेक करो। हाँ, ये मेरे मेल को लॉगिन करेगा, और मेरे इस मेल से फिर, हाँ, इसी से मेल जाएगा। अब देखो, यहीं पर इस ट्रांसपोर्टर को आप क्या करोगे, आप इस ट्रांसपोर्टर को module.exports कर दोगे, module.exports। तो module.exports इज इक्वल टू क्या? यही ट्रांसपोर्टर। तो बस यही तो था उस फाइल में, और कुछ नहीं था। लेकिन ये रिडंडेंट कोड है, मतलब ये मुझे बार बार जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो मुझे ये बार बार करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये सच में ऐसा कोई मेलिंग सर्विस है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम गूगल करते हैं थोड़ा सा, हम जाएंगे GoDaddy के मेल पर, ठीक है, GoDaddy, ठीक है, मेल, ठीक है, ऐसे GoDaddy मेल। तो देखो GoDaddy वेब मेल, ठीक है, ये बराबर जीमेल की तरह है, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडर कौन है इसमें? GoDaddy। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें हम यही पासवर्ड, ये इसी यहाँ पर साइन इन करना है ना आपको। तो साइन इन किससे होगा? साइन इन इसी से होगा, यही मेल है, services@stylehouse.world, ठीक है, ओके, और यही पासवर्ड है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, देखो हम देखते हैं कि क्या ये मतलब साइन इन होगा यहाँ से। हाँ, ये साइन इन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जीमेल होता है, इसी तरह से GoDaddy का मेल भी है। लेकिन ये मेलिंग सर्विस फ्री नहीं है, जीमेल तो फ्री है। जीमेल में आपको 15 GB का डेटा फ्री भी मिलता है, जीमेल में आपको 15 GB डेटा फ्री मिलता है, इनके यहाँ पर 10 GB डेटा मिलता है, और वो भी आपको पैसे देने पड़ते हैं महीने के हिसाब से। चेक करें, इसका भी इनबॉक्स है, बाकी सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल वही है। ड्राफ्ट, सेंट। अब जो मैं मेल सेंट करूँगा ना, वो यहाँ पर फिर सेंट में होगा, ठीक है ना, आप समझ गए बात। और जो मेल मुझे वहाँ से आएंगे वो इनबॉक्स में होंगे, बाकी तो आपको पता ही है। तो इसी GoDaddy, इसी SMT, इसी मेल का मैं यूज़ कहाँ पे करूँगा आप? हाँ, पासवर्ड मैं इसी मेल आईडी का इस्तेमाल करूँगा अपने यूज़र्स को क्या सेंड करने के लिए? रीसेट लिंक सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले ये करना पड़ा, होस्ट, पोर्ट, सिक्योर, ये सब कुछ लिखना पड़ा, ऑथराइजेशन में ये पासवर्ड। अब मैंने ट्रांसपोर्टर को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब चेक करो मैं क्या करूँगा। अब अगर हम यूज़र कंट्रोलर में जाए, तो मान लो पासवर्ड लिंक कुछ भी है, मतलब रीसेट लिंक जो है ना, चलो पहले रीसेट लिंक लिख लेते हैं। चलो रीसेट लिंक हो गया HTTP, ठीक है, ये हम वैसे भी अभी किस पर हैं? लोकल होस्ट पे। तो HTTP लोकल होस्ट, ठीक है ना, लोकल होस्ट। उसके बाद क्या? 4000 पोर्ट है। तो चलो मैं इसको बोलूँगा ऐसे, यूज़र पासवर्ड रीसेट। मान लो ये कोई लिंक है। अब ये ऐसा कोई लिंक है नहीं, ये मैंने ऐसे ही एक मेड अप लिंक यहाँ पर क्रिएट कर दिया। लेकिन याद रखना बाज़ाब्ता फिर आपको यहाँ पर एक राउट बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा इसी नाम से, ठीक है।
तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही पासवर्ड लिंक बना दिया। हम देखेंगे क्या हम मेल कर पाएंगे। हाँ कर पाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्टर, क्या लिखा मैंने, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कहाँ पर है, ट्रांसपोर्टर कहाँ, यूटिल्स में, यूटिल्स नोड मेलर में है ना। तो यूटिल्स नोड मेलर, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ तो आप देखते हैं ऊपर से ट्रांसपोर्टर जो है ना वो यूटिल्स नोड मेलर से इंपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्टर में ही है डॉट सेंड मेल, आप चेक करो ट्रांसपोर्टर में क्या है, सेंड मेल। तो आप कर सकते हो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और सेंड मेल को करो आप कॉल, और इसके अंदर आप लिखो एक ऑब्जेक्ट। और हाँ, बिकॉज ये मेल सेंड करना है तो पहले आपने एक SMTP सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, फिर वो SMTP सर्वर मेल करेगा किसको, उस बंदे को, फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर अवेट लगेगा। तो अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। और देखो इसने अवेट पकड़ा भी, 3 डॉट्स मत आए यहाँ पर। अगर कहीं पर भी अवेट के नीचे आप ट्रिपल डॉट्स देखोगे तो इसका मतलब होता है कि अवेट वहाँ पर लगाना ना लगाना एक ही बात है। वो वहाँ पर वो वार्निंग भी देता है कभी कभी, आप देखोगे कहीं पर अवेट के नीचे कभी ट्रिपल डॉट्स होते हैं। जब आप उस ट्रिपल डॉट्स पे जाओगे तो वो वार्निंग देता है कि भाई अवेट लगाने का फ़ायदा यहाँ पर है ही नहीं, बिकॉज ये सिंक्रोनस ऑपरेशन है। सिंक्रोनस ऑपरेशन को क्या ही अवेट लगाओगे, सिंक्रोनस ऑपरेशन तो फिर भी जब तक होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो अवेट सिर्फ हम उन्हीं में लगाते हैं जो प्रॉमिसेस रिटर्न करते हैं। तो अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ये भी प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। देखो आप देखें इसमें लिखा है प्रॉमिस, लिखा है ना प्रॉमिस SMTP ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मैसेज इन्फो। देखो जब तक वो मैसेज जाएगा नहीं और वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा कि हाँ मैसेज गया, तब तक ये आगे वैसे भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब है मसला कि इसमें आप क्या लिखोगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखना होता है टू BCC टेक्स्ट HTML, समझ में आया। जैसे कि जब हम मेल सेंड करते हैं तो आप क्या लिखते हो, टू किसको मतलब सेंड करना है, सब्जेक्ट होता है ऊपर। इसी तरह से मेल की बॉडी होती है, मेल के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखते हो, आप मेल के अंदर HTML भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या क्या मतलब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो मैं आपको इसमें भी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है ना मेल्स किए हुए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव फॉर्मेट में मैंने मतलब लिखे हैं इसमें मेल्स, ठीक है। तो आप चेक करें, अगर हम यहाँ पर इसमें देखें कंट्रोलर्स में, और हम जाएंगे यूज़र कंट्रोलर में, मान लो यहाँ का यूज़र कंट्रोलर, देखो मैंने यहाँ पर एक मेल लिखा है, क्या क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम, ठीक है, टू, सब्जेक्ट और HTML, यानी कि जो इन्हीं को हम बोलते हैं मेल ऑप्शंस। क्या बोलते हैं, तो यानी कि शॉर्ट में जब आप करते हो ना अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, तो ये मेल ऑप्शंस आप उसी में प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मुझे मेल ऑप्शंस में क्या क्या लिखना है, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट और HTML। तो फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम होगा, बताओ फ्रॉम हम कहाँ से मेल कर रहे हैं, तो फ्रॉम पहली चीज़ फ्रॉम होगा, तो ये की वैल्यू पेयर में ही लिखना है। तो हमारा जो वो मेल ID है तो उसका नाम क्या है, सर्विसेज, ठीक है, services@style-house, ठीक है, .world, ठीक है, style-house.world। तो ठीक है, एक हो गया ये services@style-house.world, तो हो गया फ्रॉम। किसको करना है, टू, ठीक है, टू करना है मुझे इस ईमेल को, तो मैं इसको यहाँ पर सीधे ही लिखूँ ईमेल, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, है ना, ये सीधे हो गया ना कि देखो इससे जाएगा किसको, उस ईमेल को जो request.body से आया होगा, क्योंकि यूज़र किसका मेल डालेगा, जब यूज़र अपना फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा तो वो अपनी मेल डालेगा ना उसमें, तो यहाँ पर हमने ईमेल डाल दी। तो ठीक है, फ्रॉम टू। अब क्या हम इसको लिखेंगे, मतलब फ्रॉम भी हो गया, टू भी हो गया, इसके बाद है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, मतलब जो मेल होता है प्रॉपरली, जो मेल, अब हम मेल यहाँ से कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट बताओ क्या है, हम उसको बोलेंगे पासवर्ड रीसेट लिंक, लेकिन ये हम स्ट्रिंग भेजेंगे उसको, ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट लिंक, ठीक है, पासवर्ड ये सब्जेक्ट होगा। और बाद में आपको क्या भेजना है, इसके साथ आप भेज सकते हो टेक्स्ट, क्या भेज सकते हो, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप वही पासवर्ड रीसेट लिंक भेज दो, ठीक है। तो अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और आप देखोगे मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप, मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। एक तो ये तरीका है, ठीक है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट टेक्स्ट। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी HTML भी सेंड कर सकते हो, तो वो भी एक तरीका है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि HTML क्यों सेंड करनी होती है, क्योंकि उससे मेल जो है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। मैं आपको कुछ मेल्स दिखाऊंगा जो मैंने क्रिएट किए थे इससे पहले, तो वो आप देख लेना कि HTML सेंड करने से, मेल के अंदर HTML सेंड करने से क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये बेसिक चीज़ें हैं, फ्रॉम टू सब्जेक्ट और टेक्स्ट।
मेल भी सेंड हो गया। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, अगर आप प्रॉमिस को ऐसे हैंडल नहीं करना चाहते, आप प्रॉमिस को किसी और तरीके से हैंडल, चलो मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पर क्या और तरीका है, देखो भाई, फिर तो आप इसको मत करो ऐसे अवेट, पहले आप इसको लिखो ऐसे, कॉन्स्टेंट सेंड मेल, क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट सेंड मेल इज इक्वल टू ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। अब मत इसके ऊपर कोई अवेट लगा हुआ है, तो ठीक है। इसमें पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर तो इसमें है ये ऑब्जेक्ट जिसमें आपने मेल ऑप्शंस जिनको हम बोलते हैं, है ना, मेल ऑप्शंस। दूसरी पैरामीटर क्या होगी, देखो दूसरी पैरामीटर ये वहीं से बोलता है कि कॉल बैक, तो आप एक कॉल बैक ले लो, ठीक है, एक कॉल बैक। उस कॉल बैक में पहली चीज़ क्या होगी, एरर, और दूसरी चीज़ जो होगी ना वो होगा जो, मतलब अगर ये रिजॉल्व हो गया, यानी कि पहली चीज़ होगी एरर और दूसरा हो गया, मान लो हम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजॉल्व, ठीक है, तो रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, तो रिजेक्ट एंड रिजॉल्व विच इम्प्लाइज टू करली ब्रेसेस। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैं इसको बोलता हूँ कि देखो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, मेल सेंड कर दो, ठीक है, मेल जाएगा, ये हो गया यहाँ तक पहला पैरामीटर। इसके बाद कॉमा लगा के सेकेंड पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन है, और कॉल बैक फंक्शन में इसको बोल रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, रिजेक्ट और रिजॉल्व, और मैं इसको लिखूंगा फिर, देखो भाई अगर रिजेक्ट हुआ, अगर ये रिजेक्ट हुआ, इफ रिजेक्ट, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लाइक अगर रिजेक्ट हुआ, अगर हम मेल सेंड नहीं कर पाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना यूज़र को कि हम मेल सेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी मैं इसको यही भेज देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ देखो भाई res.status 500.json मैसेज सर्वर एरर, यानी कि वी आर नॉट एबल टू सेंड लिंक राइट नाउ, ठीक है, तो अगर रिजेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो सही है। यहाँ पर आप इसको एक और भी चीज़ लिखो अपने पर्सनल डीबगिंग के लिए, आप इसको लिखो console.log रिजेक्ट, हुआ क्या, मतलब प्रॉब्लम हुई क्या असल में, ठीक है, यानी कि अगर रिजेक्ट है तो क्यों, उससे कंसोल में मैसेज आ जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा जो मेल है ना वो गया क्यों नहीं, तो हो सकता है क्या फिगर आउट कर लो एंड आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये डीबगिंग के लिए यहाँ पर मैंने किया console.log रिजेक्ट, और हाँ इस केस में आप इसको रिटर्न भी लगा दो, ठीक है, सो दैट इसके आगे कोड एग्जीक्यूट ही ना हो, क्योंकि रिजेक्ट हुआ, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है। और दूसरी केस में क्या होगा, अब रिजेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली रिजॉल्व होगा, ठीक है, फिर क्योंकि वहाँ पर और कोई दूसरा काम तो है नहीं, तो उस केस में हम रिजॉल्व को है ना कंसोल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसके रिजॉल्व में क्या क्या आया, ठीक है। उसमें अक्सर याद रखना, उसमें आईडी आती है, वो जो मेल सेंड होता है ना, उस मेल सेंड होने की आईडी आती है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो console.log रिजॉल्व, ठीक है, और आप इस तरह से पता चल जाएगा आपको कि रिजॉल्व ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है। तो इन केस अगर रिजेक्ट हुआ तो console.reject कर लेना, अगर रिजॉल्व हुआ तो मुझे console.log रिजॉल्व कर देना। लेकिन असल में ये भी हमें नहीं करना है, हमें एक रेस्पॉन्स भेज देना है, हम एक रेस्पॉन्स भेज देंगे और स्टेटस कोड में हम भेज देंगे 200। ये तो हमने पर्सनली, मतलब रिजॉल्व हम अपने लिए देख रहे हैं कि मतलब उसमें क्या है, रिजॉल्व होके क्या आता है वहाँ से। मैसेज आप सेंड करोगे कि रीसेट पासवर्ड रीसेट लिंक, पासवर्ड रीसेट लिंक sent to your mail, sent to your mail, sent to your mail successfully, ठीक है ना, तो ये हम उसको मैसेज भेज देंगे। ओके, आया समझ आपको, तो ये इस तरह से मान लो काम करेगा। तो आप चाहो तो सीधे अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल कर सकते थे, ठीक है, या आप कर सकते हो ऐसे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है, ओके, फिर उसके अंदर रिजॉल्व रिजेक्ट, तो आपको इसको किसी वेरिएबल में सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर दो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है, तो इफ़ रिजेक्ट तो ये करना, अगर रिजॉल्व होगा तो ये सब कर देना, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे मान लो इस मेथड को चेक, ठीक है, हम देखेंगे क्या ये सही हमने किया, कहाँ, ऑब्वियसली इसमें तो है ना कॉल बैक, ठीक है, इसमें है ना रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, हमने एक तरह से प्रॉमिस को हैंडल कर दिया मैन्युअली, हमने अवेट नहीं लगाया सामने, लेकिन हमें पता है कि जब एक मेल सेंड होगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिस, तो एक प्रॉमिस जो होता है ना वो हमेशा एक क्या रिटर्न करता है, एक कॉल बैक रिटर्न करता है। उस कॉल बैक में दो चीज़ें होती हैं, रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, तो आप लिख सकते हो उसमें रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, एंड आप मैन्युअली खुद से रिजेक्ट एंड रिजॉल्व को हैंडल करो, जैसे मैंने यहाँ पर रिजेक्ट एंड रिजॉल्व को खुद से हैंडल किया, मैंने इसको बोला कि देखो अगर रिजेक्ट हुआ तो ये करना, यानी कि ये तो फिर भी मतलब क्या करेगा,
ये तो फिर भी प्रॉमिस ही है, ये तो फिर भी एक कॉल बैक ही रिटर्न करेगा, लेकिन मैं मैं उस कॉल बैक को मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से मैन्युअली हैंडल कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट को खुद से हैंडल कर रहा हूँ, रिजॉल्व को खुद से हैंडल कर रहा हूँ। जबकि इससे पहले वाले मेथड में आप ऐसे कर सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे कॉन्स्टेंट सेंड मेल, ठीक है, ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। फिर आप लिख सकते थे यहाँ पर इफ सेंड मेल, अगर क्योंकि ये ट्रू रिटर्न आता ना, फिर इफ सेंड मेल, अगर सेंड मेल हो गया तो तुम भेज दो यही ये वाला, ठीक है, आया समझ, तो तुम ये वाला मैसेज भेज देना, ठीक है, अगर सेंड मेल तो तुम ये भेज देना, ठीक है ना। तो उस केस में आप ऐसे करते हैं कॉन्स्टेंट सेंड मेल अवेट, फिर आप बोलते हैं इफ सेंड मेल, यानी कि अगर सेंड मेल ट्रू हुआ तो उस वक्त तुम क्या बोल देना, पासवर्ड रीसेटिंग सेंड टू योर मेल सक्सेसफुली। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को क्या कर दूंगा, मैंने इन दोनों चीज़ को कमिट आउट कर दिया। तो एक तरीका ये है डायरेक्टली अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल करके, दूसरा है आप ऐसे लिखो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल और उसके अंदर बाज़ाब्ता खुद से क्या लिखो, कॉल बैक, और उस कॉल बैक को खुद से मैन्युअली हैंडल करो। इससे क्या होगा ना कि इससे आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है प्रोमिसेस के ऊपर, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है प्रोमिसेस के ऊपर। आप चेक कर सकते हो कि रिजेक्शन में क्या मसला था। ये देखो, ये तो आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। इस केस में क्या होगा कि सेंड मेल हो गया, ये सेंड मेल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर सेंड मेल हो गया तो ट्रू, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स, है ना। ये मत आपको बताएगा कि वहाँ पर क्या मसला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप बाज़ाबिता चेक कर सकते हो, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि क्या हुआ। अगर रिजेक्ट है तो क्या, इफ़ रिजेक्ट क्या, कंसोल डॉट लॉग रिजेक्ट, मैंने पूरा का पूरा रिजेक्ट ही कंसोल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। आप देखो दोनों मेथड्स ही काम करते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी मेथड इसमें से लिख सकते हो। अब मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, npm run dev, तो देखते हैं सर्वर स्टार्ट हो गया। देखो डेटाबेस कनेक्ट हो गई। अब आप कहोगे कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट हो गई, मैंने पहले ही वो कल का वो आधा काम करके रखा है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये कनेक्ट होगी। अब मैं कहाँ जाऊँगा, थंडर क्लाइंट के पास। अब थंडर क्लाइंट में हम जाएंगे अपनी कलेक्शंस में, रोबोलॉक्स, और हम इसमें इस लॉगिन की एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद उसका रीनेम कर देंगे। रीनेम हम रखेंगे उसको फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये फॉरगेट पासवर्ड जो है ना, एक रिक्वेस्ट है जो जाती है यूज़र, कहाँ पे, यूज़र फॉरगेट पासवर्ड पे, फॉरगेट पास, ठीक है। और चेक करेंगे क्या यही है, हाँ फॉरगेट पास, अलबत्ता फॉरगेट पास में पी जो है कैपिटल है। और भी हमें थोड़ी सी वैलिडेशन इसमें करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव टू सेंड पासवर्ड बिकॉज हम तो भूल गए हैं वो, ठीक है, हमें खाली मेल सेंड करना है। इसको सेव कर लेते हैं। अब यूज़र कंट्रोलर में वापस गया मैं, देखो रीज़न क्या है वापस जाने का। मान लो अगर मेल ही नहीं दिया किसी ने, कोई मेल ही नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी तो आपको वैलिडेशन लिखनी है ना। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ ईमेल, ठीक है, इफ़ ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी। तो उस केस में क्या करना, उस केस में पहले ही सेंड कर दो रेस्ट डॉट, ठीक है, स्टेटस क्या 400, बिकॉज इट्स अ बैड रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो डॉट जेसन, ठीक है। और इसमें हम मैसेज भेज देंगे ईमेल रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, ईमेल रिक्वायर्ड। तो ये हमने एक वैलिडेशन लगा दी किसके ऊपर, कि अगर कोई ईमेल नहीं देगा, ठीक है, चेक करो ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है, चलो इसको सेव करते हैं। इसका मतलब अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड में मेल ही ना दूँ, ठीक है, अगर मैंने मेल नहीं दिया, ठीक है, वो भी चेक करेंगे। चेक, आप देखो सेंड मैं करूँगा तो क्या बोलता है, ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है, ईमेल रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ से एरर भी आया कुछ, ठीक है। तो वो देखते हैं बाद में वो एरर के, कैनॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है। ये किस चीज़ का एरर है वो भी हम देखेंगे। तो एक यहाँ पर ये जो है ना, ये अगर ईमेल रिक्वायर्ड इसने मुझे दे दिया, ठीक है ना, मुझे आप एक बात बताओ, ये क्यों ये एरर फिर आए। तो यहीं पे रुकना चाहिए क्योंकि हम रिटर्न हमने नहीं लिखा। अगर हम रिटर्न लिखते तो आप देखते हैं कि कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होता, बिकॉज रिटर्न नहीं था। तो ये इफ़ कंडीशन तो चली ही चली, बाद में फिर आगे भी कोड एग्जीक्यूट हुआ, और उस आगे कोड एग्जीक्यूट होने से आपको एरर आ गया ऑब्वियसली, बिकॉज ईमेल है ही नहीं, तो ये क्या ढूंढेगा यहाँ से, कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद ये आगे जब कोड रन हुआ तो उसमें एरर था कहीं पे। तो ठीक है, एक और बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो भाई सेंड किया, देखो आपकी बार आया ईमेल रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ से कोई एरर नहीं है। इस तरह से हम डीबगिंग करते हैं। मतलब हमें फ़ायदा क्या होता है, एक कोड लिखने के बाद उसको टेस्ट करना। देखो कोड में बहुत सारे लॉजिक इन्वॉल्व होते हैं,
अगर कोई भी बड़ा से बड़ा डेवलपर भी होगा ना, वो जब लॉजिक लिखता है ना तो उसको वो गलत हो जाता है पहली बार में, पहले 1 2 3 4 बार वो दफ़ा मतलब वो गलत ही होता है सबको। मतलब कोई भी मतलब अगर कोई गूगल में भी काम कर रहा होता है ना तो उसको भी ये थंडर क्लाइंट पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको देखना है ना कि मतलब हम कर क्या रहे, मतलब चलो लॉजिक सही से बैठा कि नहीं। ठीक है, देखो एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया था, रिटर्न, तो कोड आगे एग्जीक्यूट हो रहा था तो मुझे रिटर्न लगाना पड़ा। और ये कैसे मुझे पता चला? जब मैंने यहाँ पर इसको, वो आपको फिगर आउट करना होता है। ठीक है, अब चेक करो, मैं यहाँ पर लिखूँगा इरफान यूसुफ, ठीक है, 33@gmail.com। अब चलो मैंने मेल आईडी दे दी। ठीक है, अब अगर मैं सेंड कर दूं, ये बोलेगा यूज़र नॉट फाउंड। पता है क्यों? क्योंकि इस नाम से ही कोई यूज़र नहीं है, तो हम इसको क्यों रीसेट सेट लिंक सेट, क्योंकि हाँ ये यूज़र ही नहीं है। तो ये बंदा क्या करेगा, हम इस केस में जब ये यूज़र ही नहीं है तो उस केस में हम इसको लिखेंगे यूज़र नॉट फाउंड, काइंडली रजिस्टर। क्या लिखेंगे? काइंडली रजिस्टर। और फिर हमें इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा किस पर? रजिस्टर पेज पे। तो यानी कि हम इसको बोलेंगे कि पहले रजिस्टर होके आ जाओ, तो काइंडली रजिस्टर। ठीक है, तो ठीक है, चेक करते हैं, फिर से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। देखो सेंड, अच्छा ये अभी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, हो जाओ, हाँ हो गया। ठीक है, तो ठीक है, फिर से सेंड कर देते। देखो फिर से सेंड किया, यूज़र नॉट फाउंड, काइंडली रजिस्टर। तो यूज़र है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जितनी भी मेल्स हमने अभी तक जितने भी रजिस्टर हमने किए वो सब हमने ऐसे ही फेक मेल से किए थे। तो चलो हम एक बंदे को पहले रजिस्टर करवाते हैं जो कि सही में एक मतलब बंदा जो सही में आईडी है। तो हम लिखते हैं इरफान यूसुफ, और यहाँ पर मैं अपनी एक्चुअल मेल दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें फिर मेल भी देखना है ना, इरफान यूसुफ 33@gmail.com। और चलो पासवर्ड रहने देते 54321। तो मैं सेंड कर देता हूँ। चलो भाई, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यूज़र क्रिएट हो गया, अब मतलब मुझे ही पासवर्ड भूल गया। ठीक है, मुझे ही पासवर्ड भूल गया। तो अब अगर मैं सेंड करूँ, क्या अब क्या बोलेगा ये? देखो अब ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, यानी कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग होने के बाद बोलता है पासवर्ड रिसेंट लिंक सेंड टू योर मेल। तो मुझे अब अपना मेल चेक करना है, चलो यहीं से देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या मुझे एक पासवर्ड रिसेंट लिंक मिला। ठीक है, तो मेल पे जाएंगे और देखो ये मेल कहाँ से आया होगा, ये आया होगा stylehouse@, देखो सर्विसेज आया है, पासवर्ड रीसेट लिंक क्या आ गई, डायरेक्ट आ गई ना मुझे। अब मैं इस पर जब क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड रीसेट होगा। इसका मतलब वी आर एबल टू सेंड मेल्स थ्रू HTTP सर्वर। ठीक है, आया समझ? अब आप बोलोगे कि मतलब वो जो हमने आप बोल रहे थे कि HTML कुछ होता है। ठीक है, चेक करो, मैंने इससे पहले भी कुछ टेस्टिंग की थी कुछ टाइम पहले। हम सर्च करते हैं स्टाइल हाउस को। ठीक है, हाँ स्टाइल हाउस। देखो जब आप मेल में HTML सेंड करते हो तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से एक HTML बना सकते हो, एक HTML टेम्पलेट बना सकते हो, तो वो मेल में बहुत अच्छा लगता है। कल को जब आप यही फ़ोन पर देखोगे ना, जब आपको फ़ोन पर इस तरह से मेल आएगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन है ही नहीं। तो देखो वेलकम टू स्टाइल हाउस ऐसे आएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होता है ना कि एक होता है फ्रॉम टू, और एक और चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड एज BCC। बताओ BCC क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, हम एक कॉपी भेज देते हैं। चलो एक कॉपी हम आपको भेज देंगे, एक कॉपी हम किसी और को भेज देंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप फ्रॉम टू, यानी कि मैं किन की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो आपने यहाँ पर कोड में लिखा है ना यूज़र कंट्रोलर में, ये फ्रॉम टू सब्जेक्ट टेक्स्ट, इसमें आप क्या क्या भेज सकते हो? इसमें यहाँ पर आप भेज सकते हो BCC। ठीक है, BCC। ओके, चलो मैं अगर BCC में क्या लिखूँ यही वापस, तो इसका मतलब एक कॉपी खुद मेरे को आ जाएगी। ठीक है, इसी मेल का एक कॉपी किसको आ जाएगा? मुझे खुद भी। अब ऐसा करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को भी मेल सेंड, क्योंकि रीसेट लिंक किसको चाहिए? दूसरे बंदे को। लेकिन अगर कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप दो जगह पे सेव रखना चाहते हो आप, ठीक है ना, कोई जैसे ऑर्डर का मतलब जब ऑर्डर हम करते हैं तो आप चाहते हो कि जो ये ऑर्डर का ये था ना बिल, तो ऑर्डर का बिल आप एक तो कस्टमर को सेंड करना चाहते हो और दूसरा आप अपने मेल को सेंड कर दो। ठीक है ना, दूसरा आप अपने पास रखो, सो दैट हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हमने किस किस को बिल भेजा था। तो उस वक्त आप BCC सेंड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा ही, चलो मैं इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है,
तो आपको समझ में आएगा कि हम फ्रॉम टू BCC सब्जेक्ट टेक्स्ट, और आप एक और चीज़ भेज सकते हो, दैट्स एन HTML। आप बाज़ाब्ता यहाँ पर HTML लिखो, लेकिन वो HTML आपको किस फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी, वो आपको सीधे लिखना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको इनलाइन CSS लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वो जो HTML आप यहाँ पर जैसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा H1, ठीक है, आपको इसी स्ट्रिंग में ही सारा कुछ लिखना पड़ेगा H1, और इसको यहीं पर क्या कर दो, ऐसे क्लोज भी, फिर आप लिखोगे उसमें योर पासवर्ड लिंक इज़, ठीक है, ऐसे। और अगर आपने उस H1 को स्टाइल करना पड़ा तो इनलाइन CSS लिखनी पड़ेगी। तो आपने सारी की सारी HTML स्ट्रिंग में ही लिखनी है विद इनलाइन CSS, ठीक है। तो इस तरह से योर पासवर्ड लिंक इज़ हेयर, ठीक है, रीसेट लिंक, हाँ, ऑल द CSS इन द HTML स्ट्रिंग, ठीक है, विल बी इनलाइन, ठीक है, विल बी इनलाइन CSS। तो आप यहाँ पर बाज़ाब्ता लिख सकते हो इसमें ये HTML। तो फिलहाल मैं ये भी कॉपी, मतलब ये भी कमेंट आउट करता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि देखो ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज़ में जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, दिस इज़ फ्रॉम टू BCC सब्जेक्ट टेक्स्ट और HTML। चलो अब देखते हैं हमने जो कंसोल किए थे वो कैसे काम किए। देखो रिजेक्ट तो आया नहीं, रिजेक्ट तो नहीं आया, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट का तो कंसोल हुआ नहीं होगा, बिकॉज हमारा मेल तो चला गया ना, एक मतलब एक यूज़र को, हमारा यूज़र था irfanyusuf33@gmail.com, और हम उसको सक्सेसफुली मेल कर पाए थे फ्रॉम कहाँ से, HTTP सर्वर से। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या था इसमें, console.resolve में क्या था। console.resolve में है सबसे पहले एक्सेप्टेड, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि साइज़ क्या है, पाइपलाइनिंग क्या है, बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैसेज का टाइम कितने मिली सेकेंड में हुआ, 1025 एनवेलप टाइम, मैसेज साइज़ 340, रेस्पॉन्स क्या है, एनवेलप, मैसेज ID देख लो, ये SMTP सर्वर से आ रही है मैसेज। जो भी SMTP सर्वर में आप मैसेज ये करते हो ना, मेल, जब भी आप किसी SMTP सर्वर का इस्तेमाल करते हो, क्या करने के लिए, मेल करने के लिए, तो वो हमारे मेल को ज़रूरी एक यूनिक ID देंगे ना, है ना। कल को आपको वो मेल अगर सर्च करना पड़े तो आप कैसे सर्च कर पाओगे, है ना। तो उनके हमारे में देखो, मैंने जितने भी पिछले 5 साल में मेल किए होंगे ना, वो सब के सब गूगल मेल में ऐसे ही आए होंगे, है ना। इसका मतलब हर एक मेल की अपनी एक यूनिक ID है, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो, ये वो वाली यूनिक ID ये है, ये सामने इतना सारा, फिर @stylehouse.world। इससे हमें समझ में आता है कि देखो ये मेल जो है ना, इस मेल की एक पर्टिकुलर ID है और stylehouse.world से इसका ताल्लुक है। तो इन्होंने अपने सर्वर पे भी इस मेल की कॉपी सेव रखी होगी, ठीक है, किसने, GoDaddy ने, और उसी की मेल ID उन्होंने मुझे दे दी, मैसेज ID मुझे दे दी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये जो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट था ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका था रिजॉल्व, क्या था, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलबत्ता इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये मैसेज ID। इस मैसेज ID की मदद से आप कल को वो मेल ढूंढ सकते हो कि जो आपने किया था, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ है यहाँ पर, चलो इन मेल्स को मैं बंद कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें किस पर काम करना है, अब हमें रीसेट लिंक पर काम करना है, क्योंकि अब तो हमने रीसेट लिंक दे दी उसको। अब जब वो रीसेंट लिंक पे क्लिक करेगा वो तो वापस इसी सर्वर पे आएगा, तो हमें अब उसको पासवर्ड जो है ना वो नया पासवर्ड दे देना है, ठीक है। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं। देखो इसको कितना टाइम लगा था, इसको होने में कितना टाइम लगा था, इसको होने में 4.97, दैट अबाउट 5 सेकंड का टाइम लगा था। तो इसको 5 सेकंड का टाइम इसलिए ही लगा बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि दैट प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जो होती है ना, जो CPU इंटेंसिव नहीं हम कह सकते, हाँ, क्योंकि इसको सर्वर के साथ पहले कनेक्ट होना था, फिर बाकी सब चीज़ें वहाँ पर और भी चीज़ें थी, तो उस चीज़ के लिए हमने इसको अवेट करना पड़ा था। अब मैं, हालांकि मैंने अवेट नहीं किया था, मैंने खुद से प्रॉमिस को क्या किया था, कंट्रोल, मैंने मैन्युअली उसको रखा था, मतलब मैन्युअली जो है ना रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को हैंडल किया था। तो फिर भी इसमें जो है ना 5 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो 5 सेकंड का टाइम लगा हमें सिर्फ यहाँ से मेल सेंड करने में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखोगे 34, देखो 34, कोई मतलब कोई बोलता है कि मुझे पासवर्ड भूल गया, अब अपनी मेल क्या डालता है, इरफान यूसुफ 34। अब क्या ये पहले हमारे डेटाबेस में कहीं पर है भी ये बंदा,
तो नहीं है, तो ये बोलेगा यूज़र नॉट फाउंड, काइंडली रजिस्टर। अगर ये 34 नाम से कोई बंदा हमारे डेटाबेस में है, ठीक है, तो ये इसको ढूंढेगा, बाद में क्या करेगा, मेल सेंड कर देगा इसको, ठीक है, और मेल सेंड कर देगा उसकी मेल आईडी पर, और वहाँ पर वो जो मेल होगी ना, वो रीसेट लिंक जो होगा, उस रीसेट लिंक को अब हमें बनाना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अब हमें बनाना है यूज़र पासवर्ड रीसेट। क्या लिखेंगे, अब हमें एक और राउट बनाना पड़ेगा, ऐप डॉट, ठीक है, पोस्ट। अब बताएंगे कि पोस्ट राउट होगा या ये पुट राउट होगा, ठीक है, कौन सा राउट। फॉरगेट पासवर्ड तो बनाया है, लेकिन जो लिंक आप उसको सेंड कर रहे हो वो भी बनाना है ना। तो चलो मैं एक पोस्ट राउट ही बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट राउट बनाया स्लैश, ठीक है, यूज़र, ये कहाँ लिखा मैंने, यूज़र स्लैश यूज़र स्लैश, और क्या नाम है उसका, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड स्लैश रीसेट। तो यहाँ पर भी तो एक कंट्रोलर होना चाहिए ना। अब तो उसका हम क्या लिखेंगे, रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर। क्या लिखेंगे, रीसेट पास हैंडलर, ऐसे लिखेंगे, रीसेट पास हैंडलर। और ये हमें बाज़ाबिता बनाना पड़ेगा। इसको भी आप कहाँ पर बनाओगे, इसको भी इसी में ही बनाएंगे, इसी में ही नीचे बनाएंगे यहीं पर, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट, ठीक है, रीसेट पासवर्ड हैंडलर एसिंक, ठीक है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स which implies to curly braces try catch, ठीक है, बाकी वही है, console डॉट एरर, और साथ ही में हम यहाँ पर क्या भेज देते हैं, रेस्पॉन्स में res डॉट स्टेटस, ठीक है, res डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, और जेसन में क्या भेज देंगे, मैसेज, क्या लिखेंगे, सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर एरर, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, ये हमने भेज दिया इसको। अब एक चीज़ करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पासवर्ड रीसेट करना है। हम इससे पुराना पासवर्ड नहीं मांग सकते। बताओ पुराना पासवर्ड क्या है। हमें डायरेक्ट इसको बोलना है कि चलो भाई तुम अपना न्यू पासवर्ड दे दो, और वो भी हम इसको 2 बार लेते हैं, है ना, कन्फर्मेशन के लिए। तो मैं इसे 2 चीज़ें लूँगा, क्या, तो कांस्टेंट न्यू पासवर्ड, न्यू पास, ऐसे नाम रखते हैं, न्यू पास, कन्फर्म न्यू पास, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने इससे ले ली, कन्फर्म पास, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें ले ली इससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। उसके बाद मुझे पहले ही चेक करना है कि क्या पास और न्यू पास सेम है कि नहीं। तो ये थे जो, तो याद, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेवलपर्स को लॉजिक लिखना होता है, जावास्क्रिप्ट नहीं, ठीक है। हम यही लॉजिक किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लाइक पाइथन में हम यही लॉजिक किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सी हैश में, है ना। मगर एक्चुअल चीज़ जो है ना, एक डेवलपर को लिखना क्या होता है, लॉजिक लिखना होता है। तो इसीलिए लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करो। तो मैं लिखूँगा इफ़ न्यू पास, अगर न्यू पास नहीं है, हम नहीं है लिखते हैं, हम नहीं है लिखें, क्योंकि उससे हैंडलिंग थोड़ा आसान हो जाती है। अगर न्यू पास कन्फर्म पास के बराबर नहीं है, तो उस केस में तुम इसको बोल देना रिटर्न, ठीक है। क्या बोलोगे रिटर्न में, रिटर्न में बोल देना रेस डॉट स्टेटस, पहले तो हम स्टेटस ही भेज देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस में भेज देंगे 400, बिकॉज इट्स अ बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जेसन में हम उसको बोलेंगे पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। तो ओके, तो ये भी मैंने लिखा, पी मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब इसके बाद दूसरा क्या होगा, हाँ अब तो सेम ही हो गया ना, अब वो तो हो गया, हमने नॉट का लिख दिया, इसका मतलब जो दूसरी कंडीशन है वो है इक्वल की। तो ठीक है, अब हमें इस पासवर्ड को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पासवर्ड को अब कहाँ पर सेव करने वाले हैं, डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस में हम थोड़ी ये पासवर्ड अब सीधे फॉर्मेट में सेव रखेंगे, हम ये पासवर्ड भी डिक्रिप्ट में ही रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट, ठीक है, हैश पास, क्या लिखूँगा, कांस्टेंट हैश पास। तो मैं पासवर्ड को हैश कर रहा हूँ, किस पासवर्ड को हैश करूँ, देखो न्यू पास को करूँ या कन्फर्म पास को करूँ, एक ही बात है, क्योंकि सेम ही है ना, क्योंकि उसने दोनों जगह पर सेम ही पासवर्ड लिखा होगा। तो मैं लिखूँगा अवेट, और डिक्रिप्ट का यहाँ पर लिखूँगा डिक्रिप्ट
डॉट, ठीक है, bcrypt डॉट हैश, ठीक है, bcrypt डॉट हैश, और हैश में मुझे पेलोड देना पड़ेगा न्यू पास। चलो न्यू पास और कॉमा लगा के उसका सॉल्ट हो गया 10, ठीक है। तो bcrypt डॉट हैश हो गया, पासवर्ड भी हैश। दूसरी चीज़, ये जो रीसेट पासवर्ड आप सेंड कर रहे हो, किसका करना है? लेकिन वो यूज़र कौन है? लेकिन हमें कहाँ पर, इसने तो हम तो उसको बोल रहे हैं। हाँ, किससे? हम मत मांग, हमने ईमेल हमने इसको ईमेल मांगा था, हमने उसको रीसेट लिंक सेंड कर दिया, अब ये रीसेट लिंक पर क्लिक कर रहा है, तो हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पर ईमेल कैसे आएगी? मतलब हम कैसे, हमको कहाँ पता कि ये कौन है? मत है पता हमें, तो इसका मतलब हम कैसे, मतलब हमको कैसे पता कि किस यूज़र का पासवर्ड हम चेंज करने वाले हैं, है ना? क्योंकि या तो आपने फिर उसको फिर से मेल लेनी है, आप उसको बोलोगे कि चलो मेल फिर से लिखो, अपनी मेल लिखो, लेकिन वो कितना मतलब बुरा होगा यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। इस बंदे ने इससे पहले ही मेल दी थी अपनी, इसने अपना ईमेल दे दिया था, ठीक है, और अब आपने उसको रीसेट लिंक सेंड कर दिया, अब आप उसको फिर से बोल रहे हो मेल दे दो। देखो, मांग सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको बोल सकते हो चलो ईमेल दे दो, है ना? मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और इसमें एक और तरीका भी है, वो भी दिखाऊंगा। चलो फिलहाल हमने ईमेल ही मांगा ऐसे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, ये तो, हाँ पता है आपको, आ जाओ लिखो फिर, अगर आपको पता है, ठीक है। कांस्टेंट ईमेल जो है ना, ये जो इस तरह से ईमेल जब हमने ली ना इससे, तो अब हमें इसको ढूंढना भी पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम इसी ईमेल से इसको ढूंढकर उससे आईडी निकालेंगे और फिर वहाँ से उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? कांस्टेंट यूज़र। देखो इसमें लॉजिक दो तरह से मैं लिखूंगा, लेकिन ये वाला लॉजिक थोड़ा जो है ना, मतलब ये इस तरह से हो गया कि आप ऐसे अपना कान पकड़ रहे हो, ये लंबा हो जाएगा। इससे जो दूसरा मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। पहले हम ये करते हैं, तो ठीक है, हम कांस्टेंट यूज़र को पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेट यूज़र, किस यूज़र पर आप ये कर रहे हो? मॉडल पर। तो यूज़र डॉट फाइंड वन, हमें फाइंड वन करना पड़ेगा बिकॉज हम मेल से ढूंढेंगे इसको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि दैट इससे पहले वाले हैंडलर में भी आपने फाइंड वन किया था और अब आप फिर से हैंडल मतलब ये कर रहे हो, फाइंड वन कर रहे हो? इसका मतलब आप डेटाबेस के ओवरहेड बढ़ा रहे हो, डेटाबेस के ऊपर आपने ओवरहेड बढ़ा दिया। अब बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। आपने फॉरगॉट पासवर्ड में भी चेक किया था कि वेदर ये हमारे पास है कि नहीं है, हमने किया था यहाँ पर, लेकिन अब आप फिर से कर रहे हो। तो यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लिखते हैं ना कोड, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स कोड तो लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये चेक नहीं करते कि कहीं इससे हमारे पास डेटाबेस पर रीड आउट तो नहीं बढ़ जाएगा। देखो आपको पता है ना कि डेटाबेसेस किस हिसाब से होती हैं हमारे पास, जो क्लाउड डेटाबेस होती हैं वो होती हैं मिलियन रीड्स के हिसाब से, आप कितने लेकिन अगर आप, इसका मतलब आपने यहाँ पर दो बार एक ही काम आपने किया, तो ठीक है, ये उस हिसाब से ये सही नहीं है। तो कांस्टेंट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल, ठीक है, ठीक है। अब आपको यूज़र की यहाँ पर चाहिए, दो चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें भी दो मेथड्स हैं। यहाँ पर पहले दो मेथड्स हैं, अब उसमें से मैंने एक मेथड लिया और इस एक मेथड के अंदर भी फिर और दो मेथड्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो पहले इसकी यूज़र आईडी निकाल सकते हो, ठीक है, आप यूज़र आईडी निकाल सकते हो, और वो किसके बराबर होगी? वो होगी यूज़र डॉट, वो होगा यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो आपने इसकी यूज़र आईडी निकाल दी, और यूज़र आईडी निकालने के बाद आपने पासवर्ड हैश किया ना, पासवर्ड हैश करने के बाद आप लिख सकते हो कांस्टेंट अपडेट पास। क्या लिख सकते हो? अपडेट पास। और उसके लिए आप लिख सकते हो अवेट, ठीक है, किस पर? यूज़र पर। फिर से आप यूज़र पर ही अपडेट, मतलब आपने फिर से यूज़र को कॉल किया, इट मीन्स आप फिर से डेटाबेस को कॉल कर रहे हो। तो ये घटिया मेथड है। और यहाँ पर आप लिख रहे हो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। क्या लिख रहे हो? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। आप इसको बोल रहे हो कि फिर से ढूंढो फिर अपडेट करना। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर किया, मुझे बताओ, आपने यूज़र आईडी, ठीक है, और आप उसमें लिखो ऐसे पासवर्ड की जगह पर, जो वहाँ पर पासवर्ड सेव होगा ना, आप उसको बोलोगे उस पासवर्ड की जगह पर आप ये वाला हैश ले लेना। देखो भाई, समझो इसको।
तो मैंने पहले क्या किया, मैं यूज़र से ईमेल न्यू पास कन्फर्म पास ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल। उसके बाद मैं ईमेल से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पूरा श्योर हूँ कि दैट ये बंदा होगा ही होगा, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा कि इफ़ नॉट यूज़र तो बताना यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि ये तो है ना, लिंक तो इसको आई है। तो इसके बाद मैं यूज़र आईडी निकाल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यूज़र आईडी के बाद मैं कन्फर्म पासवर्ड एंड न्यू पास को देख रहा हूँ कि वो है कि नहीं इक्वल। उसके बाद मैं उस न्यू पास को हैश कर रहा हूँ, हैश करने के बाद मैं पासवर्ड अपडेट लिख रहा हूँ। अपडेट पासवर्ड करने के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये किसका मेथड है, ये भी मंगूस का ही मेथड है। तो यूज़र आईडी आपने इसको दे दी, तो ये यूज़र आईडी से ढूंढेगा, ठीक है, और फिर पासवर्ड कर देगा हैश पास को। हाँ होगा, ये यूज़र डॉट पासवर्ड को मत चेंज कर सकते आप वैसे। अब देखो, अब वो ये जो है ना, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है ना ये गलत तरीका है, ठीक है। ये लंबा भी है और ये गलत तरीका भी है। किस हिसाब से मैं बताता हूँ। आपने पहले फॉरगेट पास हैंडलर के ऊपर मेल से चेक किया है, बाद में फिर से चेक कर रहे हो, बाद में फिर से आईडी से ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब ये 3 बार हो गया। तो ठीक है ना, कभी कभी इंसान जब वो लॉजिक लिखता है ना, तो हो सकता है कि मतलब डेलिबरेटली नहीं, लेकिन उसने मतलब अनजाने में ऐसा लॉजिक लिख दिया। तो इसको जो है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे कहाँ पर, जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, जब आपको बोलेंगे चलो फलानी काम करके दे दो, तो ये डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही, ठीक है। डीएसए के क्वेश्चंस भी होते हैं ऐसे ही, उसमें चेक करते हैं कि क्या आप एफिशिएंट कोड लिख पाओगे कि नहीं। देखो, कोड लिखना आसान है, बट एफिशिएंट कोड लिखना आसान नहीं होता। तो एफिशिएंट कोड कैसे होता, देखो ये समझ गया। इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं यहीं पे रखूंगा, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पर सिर्फ कमेंट आउट करके रखता हूँ, ठीक है। मैं फॉरगेट पासवर्ड में ही थोड़ा सा चेंज करता हूँ अपने हिसाब से। देखो क्या, जब मैं ये पासवर्ड लिंक इसको सेंड करूँगा ना, मैं इसको ये पासवर्ड लिंक के साथ एक और चीज़ भी सेंड कर दूंगा, और मैं पासवर्ड लिंक को बनाऊंगा टेम्पलेट लिटरल। क्या बनाऊंगा, टेम्पलेट लिटरल, सो दैट मैं उसके साथ वेरिएबल सेंड कर सकूँ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, $, करली ब्रेसेस, ठीक है। और यूज़र ढूंढ के है ना, तो हमारे भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि ऐसे था यूज़र इसके इस करोगी, ठीक है। तो देखो भाई, हम यहाँ पर कर रहे थे यूज़र डॉट आईडी, तो मैंने यहीं पर लगा दी यूज़र डॉट, या अगर आप पहले ही निकाल दो यहाँ पर आईडी, वैसे ही आईडी कैसे निकलेगी, कॉन्स्टेंट आईडी इज इक्वल टू यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो मैंने निकाल दी ना आईडी, तो वही आईडी आप यहाँ पर क्या कर दो, वही आप आईडी आप यहाँ पर डाल दो। आप अपनी आईडी किस में डाल दी, आपने रीसेट लिंक में आईडी डाल दी, और स्लैश के बाद, रीसेट स्लैश के बाद आप आईडी डाल रहे हो। चेक करो, दिस इज कॉल्ड एज द पैराम। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराम। जो भी स्लैश के बाद जो भी फिर जो चीज़ होती है ना, वेरिएबल, स्लैश के बाद जो भी चीज़ क्या होगी, वेरिएबल, उनको हम पैराम्स बोलते हैं। और मुझे रीसेट लिंक इस तरह से नहीं बनानी पड़ेगी, यूज़र पासवर्ड रीसेट, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोलन साथ में। मैं उसको बोलूँगा कि देखो, रीसेट के बाद जो स्लैश है, उसके बाद जो आईडी आएगी ना, वो यूज़र आईडी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज किया मैंने, किसको, कोड को ही थोड़ा चेंज कर दिया। इससे पहले वाला हैंडलर जो था ना, उसी में चेंज किया। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब लिंक जाएगा किसको, इस बंदे को, तो वो विद आईडी जाएगा, विद आईडी। और जब मैं फिर उसके बाद यहाँ पर रीसेट पास हैंडलर करूँगा ना, उस वक्त मुझे फिर ईमेल मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी हैविंग आईडी इन द रीसेट लिंक, आई एम ऑलरेडी हैविंग आईडी इन पैराम्स, और वो मैं पैराम से मांगूंगा। तो देखो, मैं इसी कोड को मैं अब डिफरेंट तरीके से कैसे लिखूंगा, ठीक है। इसी कोड को डिफरेंटली, यानी कि मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, मैंने सिर्फ रीसेट लिंक में आईडी डाल दी, और पैराम्स में यहाँ पर राउट में भी थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं देखूंगा कि इसको हम कैसे अब अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कम लाइंस में। तो देखो, मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कांस्टेंट, पहले तो यही होगा, इतना ही, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे मेल नहीं चाहिए आप, क्योंकि आई एम ऑलरेडी हैविंग, हाँ मुझे है, और तो यूज़र को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और ये यूज़र आईडी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कितनी लाइनें हट गई, 2-3 लाइनें तो हट गई। अब देखो मैं फिर कहाँ से लाऊंगा यूज़र आईडी, मैं बोलूँगा इसको कांस्टेंट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। क्या बोलेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, मैं इसको बोलता हूँ कि तुम यूज़र आईडी कहाँ से लाना, पैराम से लेके आना। और पैराम क्या होता है, जो स्लैश के बाद जो भी चीज़ है ना वो पैराम है। स्लैश के बाद जो भी कोलन के बाद है, स्लैश के बाद कोलन के बाद जो भी है वो क्या है, वो पैराम्स है। तो उसको किस नाम से है, यूज़र आईडी के नाम से। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो भाई यूज़र आईडी लेकर आओ कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से। और नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड अगर बराबर होगा तो बोलना पासवर्ड डज नॉट मैच, अगर नहीं होगा बाद में मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है कांस्टेंट अपडेट पास। पहले तो हैश करना पड़ेगा, हैश तो करना ही करना है, उसका तो इसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। हाँ मल्टीपल पैराम्स जा सकते हैं, स्लैश के बाद एक और अंडरस्कोर, उसके बाद फिर से कोलन आई मीन से नाम से। देखो जैसे यहाँ पर कोलन के बाद है ना यूज़र आईडी, तो अगर आपने प्रोडक्ट आईडी भी सेंड करनी थी तो आप ऐसे लिख सकते थे स्लैश प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हाँ नाम से पता चलेगा ना उसको, ठीक है। वो पैराम्स में ऐसे देखो, मैंने अगर यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी लिखा ऐसे, तो अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए तो आप लिखोगे यूज़र आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी रिक्वेस्ट, वो डिस्ट्रक्चर करेगा ना खुद से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है फ़िलहाल प्रोडक्ट आईडी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हैश पासवर्ड भी हो गया। बताओ अब क्या मुझे यूज़र को ढूंढने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि यूज़र का आईडी पहले ही मेरे पास है। तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा अपडेट पास, मैं डायरेक्टली पासवर्ड को अपडेट कर दूंगा। कैसे, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। बस मुझे एक ही मेथड, दो मैंने निकाल दिए, तो मुझे दो ये नहीं करना पड़ा, मैं डायरेक्टली कर दूंगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और आईडी है ना मेरे पास, यूज़र आईडी आ गया, यूज़र आईडी। और क्या करना है मुझे, चेंज, मुझे जो पासवर्ड है पुराना पासवर्ड नए पासवर्ड से बदलना है, पुराना पासवर्ड नए पासवर्ड से बदलना है। तो नया पासवर्ड क्या है, हैश पास, ठीक है। ओके आ गया, ओके तो हो गया ये भी, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, क्योंकि इसमें हम पहले यूज़र आईडी वहीं पर लिंक में ही सेंड कर रहे हैं, और यूज़र आईडी में कोई खास डेटा ऐसा सेव भी नहीं होता कि कुछ चोरी हो जाएगा। देखो अब अगर इसके बाद ये हो गया, अब मैं इसको क्या लिखूँगा कि देखो अगर अपडेट पास हो गया, अगर अपडेट पास हो गया तो तुम क्या करना, तुम्हें रेस्पॉन्स में भेजना है कुछ, लाइक रेस्पॉन्स में, हाँ तो तुम रिटर्न करके भेज देना, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस में क्या भेज देंगे 200, और सर्वर मैसेज में क्या लिखेंगे, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एल्स में क्या बोलना है, एल्स में भी बोल दो कुछ। अब ये देखो, ये एरर आप जेनरिक एरर नहीं डाल सकते, आपको खुद नहीं पता एरर क्या है, तो उस केस में आप इसको बोल सकते हो, एरर है ना अभी, तो आप इसको 500 सेंड कर दो, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे सम एरर, काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, क्योंकक्योंकि आपको खुद नहीं पता कि क्या मसला है, ठीक है। तो सम एरर काइंडली चेक आफ्टर, काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो हम उसको बोल रहे हैं एक तरह से कि तुम कुछ टाइम के बाद फिर से जो है ना चेक करना, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा फ़िलहाल रीसेट पास हैंडलर। चलो ठीक है, एक रीसेट पास हैंडलर, इसको क्या कर देते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पर इस रीसेट पास हैंडलर को जो है ना, यहाँ पर इसको देखते हैं इंपोर्ट हो चुका था, हाँ इंपोर्ट भी हो चुका था, और हमारा सर्वर यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट फिर से, तो ये चल गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि मुझे फिर से करना पड़ेगा इसको टेस्ट, है ना, इसको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक और रिक्वेस्ट डुप्लिकेट करके, उसको कर देंगे रीनेम, उसका नाम रखेंगे हम क्या, रीसेट पास लिंक, हाँ रीसेट पास थ्रू लिंक, ये लिंक से करना है, ठीक है, थ्रू लिंक, ठीक है।
ऑब्वियसली अब हम पहले देखिए लिंक कैसे बनेगा। तो ठीक है, एक बार फिर से कर देते हैं हम। ये मैंने किसको कर दिया, फॉरगेट पास, ठीक, फॉरगेट पास कॉपी, चलो ये देखो ये है, दिस इज़ फॉरगेट पास। मैं एक बार फिर से मेल सेंड कर देता हूँ खुद को। अब की बार मैं चेक करूँगा कि वो कैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी चेंजेस है। तो सेंड, कुछ टाइम प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, मेल जा रहा होगा, ठीक है, मेल गया, पासवर्ड रिसेंटली सेंट योर मेल सक्सेसफुली, मेल चेक करते हैं, ठीक है, मेल चेक करेंगे, देखेंगे कैसा होगा। अब की बार आप देखना उसमें आईडी भी होगा। तो देखो रीसेट के बाद बाज़ाबिता 3ED5 है ना, तो पूरा का पूरा आईडी है। तो मुझे इस पर अब रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कौन सी, मुझे इस पर, यानी कि ये जो ये लिंक है ना, ये जो ये लिंक है, मैं इस लिंक को पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे अगर मैं डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता तो मैं एक पेज पर पहुँचता जिस पेज में होता कन्फर्म पासवर्ड, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो मैं कहाँ से टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ मैं थंडर क्लाइंट से कर रहा हूँ। तो मैं यही लिंक कहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, HTTP लोकल होस्ट यूज़र, चेक करते हैं, HTTP लोकल होस्ट 4000 यूज़र पासवर्ड रीसेट, हाँ आ गया ना आईडी भी। तो मुझे इसमें क्या देना है, ये नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देनी है, मुझे इसमें देना है जो लिखा होगा आपने कंट्रोलर में वही देना है। आपने लिखा है न्यू पास कन्फर्म पास, तो ठीक है न्यू पास, ठीक है, तो कन्फर्म पास, तो ऐसे लिखते हैं न्यू पास। लेकिन देखो इसको आपने, क्योंकि प्योर जेसन है तो इसको आपने रखना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ठीक है न्यू पास, चलो नया पासवर्ड मैं कुछ और रखता हूँ, 7322, हाँ, तो ये मेरा नया पासवर्ड है 7322। और दूसरी चीज़ क्या है, कन्फर्म पास, तो ठीक है वो है कन्फर्म पास। तो ठीक है, चेक करते हैं, और कन्फर्म पास मैं देता हूँ गलत, मैं गलत दूंगा पहले, ठीक है। ओके, चेक करते हैं क्या बोलता है, पासवर्ड डज नॉट मैच, इसका मतलब पहली वैलिडेशन कामयाब, ठीक है। अब दूसरा 7322 मैं देता हूँ बराबर, सेंड करते हैं, पासवर्ड चेंजर सक्सेसफुली, इसका मतलब पासवर्ड जो पहले था अब वो नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें लॉगिन करके पता चलेगा। तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, लॉगिन करते हैं। अब हम लॉगिन कराएंगे इसी को, मिस्टर इरफान यूसुफ 33, हाँ इरफान यूसुफ, ठीक है 33। देखो पासवर्ड 54321 सेंड करते हैं, ये कैसे मालूम पासवर्ड इनकरेक्ट, क्यों, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड अपडेट हो गया है, अब पासवर्ड क्या है 7322, तो 7322 पर गई लॉगिन गाछुन, हो गया लॉगिन। तो ठीक है, ये हो गया आपका पासवर्ड भी। एक तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी आपने, एक तो आपने देखा नोड मेलर यूज़ करना, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने देखा पैराम्स, और तीसरी चीज़ आपने देखी ये क्या बोलते हैं उसको, पैराम्स, और दूसरा आपने देखा अपडेट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। पहले क्योंकि डेटाबेस में पहले से ही ये एक ऑब्जेक्ट था, तो पहले ही एक ऑब्जेक्ट को, जो पहले से ही एक ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे मतलब एडिट कर सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं अपडेट, क्या बोलते हैं, अपडेट। ईमेल की, हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं इस तरह से बता दूं, गूगल का SMTP सर्वर देखना क्या है, SMTP सर्वर ऑफ गूगल। दूसरी चीज़, गूगल में जब आप जाओगे ना अपने अकाउंट में, मैनेज योर गूगल अकाउंट में, उसमें आपको एक ऐप पासवर्ड जनरेट करना है, ऐप पासवर्ड, पता है इसके बारे में आपको, नहीं पता है आपको, वेरी गुड, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना पासवर्ड मैनेजर है ना, ये इसमें होते हैं आपके डिफरेंट पासवर्ड्स, नहीं यहाँ पर नहीं, ठीक, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, पास कीज एंड सिक्योरिटी कीज, हाँ ये है पास कीज एंड सिक्योरिटी कीज। देखो आप एक ऐप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। पहले आप उसको अपना पासवर्ड दे दो, लॉगिन करो, आप यहाँ पर एक ऐप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, और वही ऐप पासवर्ड आपको वहाँ पे लगाना है। जब आप बनाओगे ना ये
कॉन्फ़िगर जब आप करोगे, SMTP को जब आप क्रिएट ट्रांसपोर्ट जब आप करोगे, smtp.create transport, ठीक है, जो ना हम नोड मेलर में करते हैं, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। मैं दिखाता हूँ आपको, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, वो कहाँ पर है, यूटिल्स में है ना। देखो यूटिल्स में नोड मेलर, देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको होस्ट देना है जीमेल को, तो आपने लिखना है www.gmail.com, ठीक है, यानी कि जो जीमेल, उसके बाद उनका पोर्ट सिक्योर आप ट्रू ही रख सकते हो। बाद में आपको यूज़र आपको अपनी मेल देनी है। पासवर्ड क्या दोगे आप, अपना जीमेल का पासवर्ड नहीं देना है यहाँ पे, जो आप वहाँ पर वो ऐप पासवर्ड जनरेट करोगे, हाँ, क्लिक टू क्रिएट पास की जो होता है ना, वही पास की यहाँ पर देनी। उससे क्या होता है, उससे ये सिर्फ खाली जीमेल, देखो जीमेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब उसमें भी आपका जीमेल अकाउंट ही है, इसी तरह से कहाँ कहाँ पे नहीं लगती जीमेल, हर जगह पर। लेकिन जो आप ऐप पासवर्ड जनरेट करोगे ना, उससे खाली मेल कर सकते हो आप। तो इसको भी किसके लिए करना है, इसको भी क्या ज़रूरत है, नोड मेलर को किसके लिए चाहिए, वो नोड मेलर को खाली मेल के लिए चाहिए। और हाँ, उस पासवर्ड से आपका जीमेल लॉगिन नहीं होगा, वो जो ऐप पासवर्ड आप क्रिएट करोगे ना, उससे आपका जीमेल लॉगिन। तो एक सिक्योर तरीका है अगर आप जीमेल से प्रैक्टिस करना चाहते हो।